हेलो एवरीवन। तो यार अभी रिसेंटली मैंने डीओ जैट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी और आप टारगेट कर रहे हो तो देख सकते हो। तो भाई वो वीडियो देख के बच्चों ने कहा कि आई एम इंदौर की भी भैया आप वीडियो बना दो। तो मैंने कहा क्यों ना बनाई जाए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आई एम इंदौर के लिए भी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कंप्लीट स्ट्रैटेजी जैसे का वीडियो का टाइटल है भी। साथ में मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ऑफकोर्स एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं बट फोकस एरियाज क्या हो सकते हैं। और साथ में आप लोगों को सबको कट ऑफ तो पता होगी आपकी आईपीएम इंदौर की सेक्शनल कट ऑफ, पर उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं इस कट ऑफ को इंटरप्रेट करने में। तो वो गलती मैं आप लोगों की ठीक करने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, उन बच्चों से बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है। देखो, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए तो सीधी सीधी बात है कि उन्हें अब पूरा पूरा फोकस प्रैक्टिस पे करना है। उनसे हम अभी थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट अभी उनसे बात कर लेते हूं मैं थोड़ी देर के लिए, वो बच्चे जो इन्होंने बहुत कम पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है। क्या आप अभी भी कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक? 100% आप इस एंट्रेंस एग्जाम को अभी भी क्रैक कर सकते हो। देखो, इसमें कोई कोई डाउट वाली बात नहीं है कि डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हर साल बच्चे ऐसे आते हैं जो एंड मोमेंट पे, एंड मंथ में बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। मैं बताने वाला हूं आगे की वीडियो स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है, पर हार्ड वर्क आपके हाथ में है। तो आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, सिर्फ एक से काम नहीं चलने वाला। तो अगर आप ये एक महीने के लिए कर लो तो आप अभी भी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और लास्ट ईयर से मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स लेके आया हूं। ये लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं जो कि आईएम इंदौर ने खुद पब्लिश किए थे। लास्ट ईयर लगभग 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया था आईपीएम इंदौर के लिए। उसमें से लगभग 17,500 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए गए थे। मतलब ये मानो कि 2,000 बच्चे तो एग्जाम देने ही नहीं गए, उससे भी ज्यादा। और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 13,000 बच्चों के 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो यानी ये मानो कि यार आपका 20,000 में से आपके लगभग लगभग 35 या 40% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया, 0 मार्क्स लेके आए, ठीक है। अब यहां पे ये भी बात है कि इन 13,000 स्टूडेंट्स के 0 से ऊपर मार्क्स आए हैं। मतलब क्या है, जरूरी नहीं है इनमें भी बहुत कोई सीरियस कैंडिडेट ज्यादा थे। तो यहां पे कंपटीशन हमें लगता है बहुत ज्यादा है, बट कंपटीशन एक्चुअल में कंपैरेटिवली कम है। 865 स्टूडेंट्स को 865 आपके 20,000 स्टूडेंट में से 865 स्टूडेंट्स को आईएम इंदौर ने वैट और पीआई के लिए कॉल किया था। वैट पीआई की उनके पास शॉर्टलिस्ट आई थी। तो यानी लगभग ये मानो, अगर हम जनरल कैटेगरी के भी हिसाब से सोचें तो 20 से 30 स्टूडेंट, हर 20 से 30 स्टूडेंट्स में एक बच्चे को पीआई और वैट की कॉल आई, ठीक है। अब यहां पे आपको यही समझना है यार कि अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टली काम कर लो तो यार 20-30 जो बच्चे हैं आपके कंपटीशन में, उनसे आप आगे बढ़ सकते हो। बस आपको बहुत स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने की नीड है यहां पे, इस स्पेशली मोमेंट पे। अब आते हैं सबसे पहली चीज, प्रिपरेशन के स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके। जिन बच्चों ने डीयू जैट की वीडियो देखी थी उन्हें पता है कि ये वाले स्टेप्स मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किए थे, यहां पे भी वही स्टेप्स आपके कॉमन रहेंगे। सबसे पहली चीज, आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना टारगेट सेट करना है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स थी उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कितने मार्क्स मिनिमम रखने हैं। और आपको लास्ट ईयर से थोड़े ज्यादा ही रखने हैं अपने मार्क्स, क्योंकि लास्ट ईयर से ज्यादा इस बारी कॉम्पिटिशन है। कट ऑफ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर आपका स्टेप 2 क्या है कि अपनी करंट स्टैंडिंग जानो। करंट स्टैंडिंग जानने का मतलब यह है कि अभी आपके कितने मार्क्स पे आप स्टैंड करते हो, आपके कितने बेसिक्स बाय डिफॉल्ट अच्छे हैं। चाहे आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, पर आपको एक मॉक अभी देना चाहिए आईपीएम इंदौर का, ताकि आपको पता चल पाए कि एक तो आपको टेस्ट मिले एग्जाम का डिफिकल्टी कैसी है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आपको यह पता चल पाए कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और आपको कितना इंप्रूव करना है। क्योंकि स्टेप 1 से तो हमें पता चल गया हमारा गोल, और स्टेप 2 से हमें पता चलेगा अभी हम स्टार्ट कितने लेवल से कर रहे हैं। स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। आप फिर अपना जो भी सिलेबस, जो भी मैं बताने वाला हूं, उसको आप ढंग से लर्न करना स्टार्ट करो। और हाथ के हाथ जो टॉपिक जिस दिन लर्न कर रहे हो उसी दिन उसके टॉपिक वाइज मॉक्स दो। देखो, बुक से अभी रिकमेंडेड नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो,
टॉपिक वाइज मॉक्स ऑनलाइन या हमारे ले सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट जिसके आप प्रेफर करो उनके ले सकते हो, पर करो ऑनलाइन मॉक्स से, क्योंकि एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाला है। और जब हम बुक से करने बैठते हैं ना, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री टाइम दे देते हैं। एक टॉपिक वाइज मॉक में जब आप एक टाइम कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में काम करोगे, जो कि आपके एग्जाम में भी होने वाला है, एग्जाम आपका बहुत टाइम कॉन्स्टेंट होगा, तो भाई आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप उस टाइम कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में अभी से काम करना सीख लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, कितना पढ़ना है डेली, कितने घंटे पढ़ना है? जितना पढ़ सको। अगर आप ये बात लेके चल रहे हो कि मैक्सिमम इतना पढ़ूंगा, मिनिमम इतना पढ़ूंगा, नहीं होगा एंट्रेंस क्रैक। आपको बस जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। आपको बस अपने जो टॉपिक्स हैं उनको जितने अच्छे से कवर कर सकते हो उतने अच्छे से करना है। हमारा स्टेप 3 के साथ एक स्टेप आपको साथ में फॉलो करना है, यानी टॉपिक वाइज मॉक्स और टॉपिक्स लर्न करने के साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स भी देने हैं। हर वीक में आपको कम से कम 2-3 कोशिश करो आपको मॉक्स देने हैं। ठीक है, देखो जो बच्चे पहले से सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, या अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, तो मेरा मानना यही है कि आपने अपनी कोचिंग के मॉक्स कंप्लीट कर लिए होंगे, तो या तो आप और हमारे मॉक्स ले सकते हो, या फिर अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हो तो फिर आप किसी और के मॉक्स ले सकते हो अगर आपने मॉक्स कंप्लीट कर लिए तो। बट कोशिश यही करो कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते जाओ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी कि मैं बस इतने दूंगा या उतने दूंगा। ठीक है, और साथ हमारा स्टेप 4 ये है, नेल द एग्जाम। जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन बहुत चिल होके जाना, बिल्कुल एंजाइटी मत रखना, और बिल्कुल अपने दिमाग में ये थॉट मत आने देना उस दिन कि ये एग्जाम मेरी कोई लाइफ डिसाइड करने वाला है। बस ये सोच के जाओ इस एग्जाम को मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मेनली वो गलती की जो हम कर रहे हैं इस कट ऑफ को इंटरप्रेट करने में। देखो कट ऑफ तो ये लोग आप सारी देख ही चुके होंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है क्वांट्स की, ऐसे की, यानी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस जिनमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसकी है कट ऑफ 20 मार्क्स। तो यानी 5 क्वेश्चन 20 में से ठीक हो गए तो आपकी इसकी कट ऑफ क्लियर हो गई। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे तो आपकी इसकी कट ऑफ क्लियर हो रही है क्वांट्स एमसीक्यू वालों की, जिनमें नेगेटिव मार्किंग है। और वर्बल में अगर हमारे 71 मार्क्स है तो यानी लगभग 18 अगर हमारे क्वेश्चंस यहां ठीक हो रहे हैं 40 में से, तो हमारी इसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बट देखो ये यहां पे समझना आपको है कि ये सेक्शनल कट ऑफ है। ये आपको पिछले साल के हिसाब से, पहली चीज तो पिछले साल के हिसाब से तो इस साल इंक्रीज हो सकती है सेक्शनल कट ऑफ थोड़ी बहुत, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही स्कोर लेके चलना है अपने लिए। बट ये सेक्शनल कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपने नेट अगर आपने क्वांट्स में 20, इसमें 31 यानी 51 और 71, तो यानी 51 71 तो यानी 122 मार्क्स आप ले आए तो आपको IIM इंदौर की कॉल आएगी। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, देखो सेक्शनल कट ऑफ इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी IIM से, क्योंकि होता क्या था कि जो बच्चे क्वांट्स में या मैथ्स में तेज हैं वो सारे नंबर मैथ्स में ले आते थे, मैथ्स के थ्रू कट ऑफ क्लियर कर देते थे, और इंग्लिश को में बिल्कुल 0 मार्क्स ला के बैठ जाते थे। पर मैनेजमेंट अगर आपको करनी है तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, और मैनेजमेंट आपको करनी है तो क्वांट्स भी आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ये चीज करने लग गए थे, तो इंग्लिश में फुल मार्क्स ले आए, क्वांट्स में फुल मार्क्स ले आए, दूसरे सब्जेक्ट में 0 ले आए। तो इस वजह से IIMs ने सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, तो ये सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ है, बट आपको ओवरऑल मार्क्स कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ला पाओ। ये नहीं कि हाँ भाई 122 मार्क्स आ गए तो मुझे कॉल आ जाएगी, नहीं, आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाने हैं। अब आप मुझे पता, आप में से बहुत बच्चे पूछोगे भैया कितने मार्क्स लाने हैं। देखो यार, इसकी इन्होंने यही चालाकी करी पिछले साल रिजल्ट्स देने में, कट ऑफ देने में, इन्होंने ओवरऑल मार्क्स नहीं बताए कि आपके ओवरऑल कितने मार्क्स पे आपको वैट पीआई की शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास नंबर तो नहीं है। बस कोशिश ये करो कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, अगर आप क्वांट्स में अच्छे हो, जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स लाके कट ऑफ क्लियर कर देना। क्योंकि दूसरे की अगर आपके क्वांट्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए, इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो उसका भी फायदा नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ पावर टिप्स दे देता हूं। यही एग्जैक्ट टिप्स हालांकि मैंने DOJAT में भी दिए थे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली चीज, 2019 के पेपर को जरूर देख लेना। मैं आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में 2019 का पेपर दे रहा हूं IIM इंदौर का। ठीक है, पेपर को पहले खुद सॉल्व करना, खुद
सॉल्व करने की कोशिश करना। किसी भी सॉल्यूशन पे जाने से पहले आपको सॉल्यूशन इसके इजीली गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशंस देखने से पहले पहले पेपर को आराम से बैठ के सॉल्व करना और देखना कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। पहले तो टाइमर लगा के सॉल्व करना, उसके बाद पूरे पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को पहले ही समझने के लिए, ठीक है। अगला हमारा स्टेप ये है, अगला स्टेप नहीं, हमारा टिप ये है कि IIM इंदौर मोस्ट प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्जाम है सारे एंट्रेंसेस में। मतलब जितने भी एंट्रेंसेस आप देख रहे हो ना, IIM रोहतक, नासी मुंजी, DU जाट, उनमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्जाम IIM इंदौर का है। देखो अगर टेक्निकली हम देखें ना, इसका सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है। वर्बल है, आपका क्वांट्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ऑल द ऑफिशियल है DI, बट अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, पर यह बहुत इंटेंस प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो वही चीज जो मैंने अभी बोली थी वो चीज आपको करनी है भाई। देखो आपको बहुत टाइम मिल गया है, मोस्ट प्रोबेबली जिस कोचिंग में आप ऑलरेडी हो आपने उनके मॉक्स कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप हमारे मॉक्स से किसी के भी मॉक्स लेके और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और अगर आप हमारे पास एनरोल्ड कोई स्टूडेंट हो तो भाई यही रिकमेंडेड है कि आप और भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आप हमारा मटेरियल कंप्लीट कर चुके हो, प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हो, तो भाई ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो, ठीक है। तीसरा हमारा टिप, डेली रिवाइज व्हाट यू हैव कवर्ड बिफोर। मतलब आपने जो, अगर आप एक वीक बाद पढ़ रहे हो कोई टॉपिक्स को सुबह, कुछ टॉपिक्स, तो आपने जो रात को पहले टॉपिक, मतलब रात को उस दिन की मतलब 7th डे फॉर एग्जाम्पल आपका रात हो गई और आपको क्या करना है, पिछले जो 6 दिनों में जो भी पढ़ा था उसको शॉर्टली रिवाइज जरूर करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई आप सीधा आगे का पढ़ते जाओ पीछे का छोड़ते जाओ, डेली रिवाइज करते जाओ जो जो पीछे पढ़ते गए हो, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक्स, बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं और दोबारा कहूंगा, फुल लेंथ मॉक्स आपको देने हैं, जितने ज़्यादा दे सको उतने देने हैं, ठीक है। उसके बिना नहीं काम बनेगा यार, कम से कम 5-6 तो मिनिमम तो देने ही देने हैं। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा से दे सको तो बेस्ट है, ठीक है। कोशिश करो कि 5 to 10 की रेंज में आप हम अपने फुल लेंथ मॉक्स दे सको। आपको इतनी ज़्यादा टाइम की लग्जरी मिली है इस सारी सिचुएशन में, तो उसको पूरा यूज़ करो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो क्विकली ओवरव्यू देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने से पहले कि आपका जो सीट्स इंक्रीज हैं, पहली बात तो 120 से 150 कर दिए हैं इस ईयर। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होती है, हर सेक्शन के लिए आपके 40 मिनट्स है। सेक्शनल टाइमिंग वाला सीन किसी एंट्रेंस में नहीं होता, सिर्फ IIM इंदौर में होता है। 20 क्वेश्चन है आपके ऐसे के, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, 40 क्वेश्चन आपके QA के आपके उसमें है, MCQ में है, और वर्बल के भी 40 क्वेश्चन आपके MCQ में है। बट मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, कुछ टाइम से वर्बल के एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन MCQ में नहीं आते, 4-5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक की तरह ही आ जाते हैं, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 4 मार्क्स मिलते हैं, एक करेक्ट आंसर का और 1 मार्क्स कटता है गलत आंसर का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स थोड़े मैं, या फिर फोकस एरियाज जो मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहली चीज मैं इस चीज को बताने से पहले ये बोल दूं कि देखो इंपॉर्टेंट एक एंट्रेंस एग्जाम में सब कुछ ही होता है, क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्जाम CBSE वालों की तरह शरीफ नहीं होते। CBSE जैसे हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का वेटेज बता देती है कि हर चैप्टर से इतनी इतनी वेटेज आनी है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस ना कोई फिक्स सिलेबस बताता, ना वो फिक्स टॉपिक्स बताता, ना वो किसी टॉपिक की वेटेज बताता। बट हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेस पे मैं आपको फोकस एरियाज बता सकता हूं, एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं बता सकता, वो आपको सब करने पड़ेंगे, बट मैं आपको फोकस एरियाज बता सकता हूं 2019 के पैटर्न पे जो आपको रखना है, ठीक है। बट हाँ, टॉपिक ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं भी आपको सिलेबस देने वाला हूं उसमें से कुछ भी आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट फोकस एरियाज वो बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका कम हुआ है, उनके लिए क्या मेनली रह सकता है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक। अब इनके अंडर जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, आपको मोस्ट प्रोबेबली बता भी होगा। जैसे अर्थमेटिक में हमारा परसेंटेज आ जाता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, हमारा नंबर सिस्टम में आपका LCM HCF आ जाता है, ये टॉपिक्स आते हैं। और अलजेब्रा के अंडर भी हमारे जो टॉपिक्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, वो सब हमें सारे टॉपिक्स के अंडर आने वाले करने हैं, ठीक है। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम ये सोचते हैं कि भाई हायर मैथ्स की
तरफ हम भागते हैं, जो कि हायर मैथ्स काफ़ी कम आती है, 11th-12th की मैथमेटिक्स काफ़ी कम आती है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो अगर आप अपना बेसिक मैथमेटिक्स भी अच्छे से कर जाओगे तो आप आराम से एंट्रेंस की कट ऑफ क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप एटलीस्ट ये करो कि ये मत करना इन सबको छोड़ दो, बेसिक मैथ्स पे कम ध्यान दो। बेसिक मैथ्स के जितने हमारे हैं चारों जो मेन एरियाज हैं उनके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अब आती है बात, डेटा इंटरप्रिटेशन को नहीं छोड़ना है। हमारे सिलेबस में अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो क्वांट्स की वीडियोस में डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस मिक्स्ड हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चंस आ गए थे। ऑल्दो ऑफिशियली सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर डेटा इंटरप्रिटेशन यार कहीं ना कहीं क्वांट्स और डीआई का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम दूसरे एंट्रेंसेस देखें तो दूसरे एंट्रेंसेस में जिनमें क्वांट्स का सिलेबस है उसमें डीआई को घुसा के क्वांट्स के क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो आपका ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से। मॉडर्न मैथ्स हमारे जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं, आपको अगर नहीं पता तो, कि मॉडर्न मैथ्स की भाई हमने बताए हुए है कि आपकी जितनी भी वीडियो है वो क्वांट्स में ही इंक्लूडेड है। मॉडर्न मैथ्स आपका क्वांट्स में ही आता है। मॉडर्न मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, आपका प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, फंक्शंस एंड ट्रिगो, ठीक है। ये टॉपिक्स भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके 11th-12th में आप नहीं कह सकते कि आप 11th-12th की मैथ्स आपने नहीं पढ़ी है तो आप नहीं कर सकते। ये टॉपिक्स आप इजीली कर सकते हो। अगर आप कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो तो ये टॉपिक्स आपको इजीली करवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप अच्छी बुक रेफर करोगे तो भी आप कर सकते हो। अपने आप को 11th-12th वाली चीज़ से मत रिस्ट्रिक्ट करना। ये टॉपिक्स अच्छे टॉपिक्स हैं, इनके आने के काफ़ी चांसेस होते हैं और आपको ये अच्छे से करना ज़रूरी है। हायर मैथमेटिक्स यानी 11th-12th की मैथ्स से देखो बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, भी नॉन मैथ स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल है भी। हायर मैथमेटिक्स जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ रखी है, तो आपको अगर अपनी बुक उठानी है 11th या फिर 12th की मेनली, तो आपको कौन से टॉपिक, दो जो चैप्टर्स है जिन पे ध्यान देना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स आपको करने की जरूरत है। आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे हैवी टॉपिक्स या वेक्टर 3D लेने की जरूरत नहीं है। वो डीओजैट के लिए इंपॉर्टेंट है बट यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितने भी नॉन मैथ स्टूडेंट है 11th-12th के, वो इतनी टेंशन मत लेना यार अगर आपको ये टॉपिक नहीं हुए या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है इन टॉपिक्स के बिना। तो आप ये करो, पहले अपना ये जो मैंने ऊपर सारा बताया ये सब क्लियर कर लो, उसके बाद आपको टाइम मिले तो फिर इस टॉपिक्स पे आ जाना। हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को भी हम ये रिकमेंड करते हैं, आप पहले ये सब कवर करो और फिर हमने जो वीडियोस प्रोवाइड करी है 12th की उन पे इनके लिए आओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको 2 मेन चीजों पे बहुत फोकस करना है। आरसी टाइप्स क्वेश्चन, आरसी के लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वोकैबुलरी और उसके जो साथ के टाइप के टॉपिक्स हैं, ये बहुत दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आरसीज और वोकैबुलरी के साथ के टॉपिक मतलब सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, आपका वोकैबुलरी के वर्ड्स, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों स्ट्रैटा से। अब हमारे ग्रामर के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर हमारी अच्छी होनी चाहिए भाई। सेंटेंस करेक्शन के आपके काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी आपको अच्छी होनी चाहिए। पैरा जंबल्स के भी हमारे 3-4 क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी होना चाहिए। पैरा कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके इनके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, ये रहा टाइम टेबल, आप इसको नीचे डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट कमेंट से। भाई टाइम टेबल में ये ऑल्दो 11 डेज का टाइम टेबल है, बट 11 डेज से तो थोड़े ज़्यादा ही डेज लगेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है इसे। तो आपको लगभग अगर आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग है मैथ्स और इंग्लिश के, तो आपके 15 डेज से 20 डेज, अगर आपके वीक है तो 15, 20, 25 डेज, इससे ज़्यादा आपके नहीं लगने चाहिए। आपका सिलेबस, सारे टॉपिक्स की लर्निंग कंप्लीट हो सकती है इस टाइम में, ठीक है। टारगेट रखो, अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो 15 डेज का, और बहुत ज़्यादा है मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है तो 20 डेज का टारगेट रखो। ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का और ये टाइम टेबल कवर करने का, ठीक है।
है। मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि क्वांट्स के हम कुछ टॉपिक करेंगे दिन में और साथ में वर्बल के भी करेंगे, मिक्स करके चलना है हमें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सारा क्वांट्स एक साथ खत्म कर दिया और सारा फिर वर्बल एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि फिर जब आप वर्बल का मूड सेट करोगे तो क्वांट्स आपके भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा मिक्स लेके ही चलना है, ठीक है। और आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आपको दिन में कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं और फिर बचे हुए टाइम में आपको सारे के सारे वो टॉपिक्स के टेस्ट देने हैं, उन टॉपिक्स की जो उस दिन आपने कंप्लीट करी हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे आपके क्वांट्स के, तो आप यहाँ पे यही ऑब्जर्व करोगे, क्वांट्स में यहाँ पे मैंने डीआई के टॉपिक्स वैसे भी मिक्स कर दिए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डीआई करना भी, जैसे मैंने बोला। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे वही कर रखा है जो मैंने बोला कि अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, इनके टॉपिक्स हम स्टार्ट में करेंगे। एंड तक आते आते हम मॉडर्न मैथ्स पे आएंगे, यानी जैसे आप देख सकते हो सीक्वेंस सीरीज, लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो ये टॉपिक्स हम मॉडर्न मैथ्स के बाद में करेंगे, पर बेसिक मैथ्स हम पहले करेंगे, उस पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। और रही बात वर्बल की, तो वर्बल में हम ऐसा नहीं है कि हम पहले आरसीज कर लेंगे सारे या वोकैब कर लेंगे, हम वर्बल में थोड़ा बहुत मिक्स करके चलेंगे, सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सारे टॉपिक्स करते जाएंगे, क्योंकि वर्बल ऐसा नहीं है कि आप एक 3-4 दिन बैठ के सारे आरसीज कर लो, ऐसा नहीं होगा। आरसीज आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा मिक्स करके चलने होते हैं सारे टॉपिक्स वर्बल के, तो वो आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। तो ये आप टाइम टेबल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप होप आप लोगों का एंट्रेंस बहुत अच्छा जाए और आपको एडमिशन मिल पाए। एंड बाय।